हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का विभाजन। पिछली क्लास में हमने जो है हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का विभाजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोमांचक होने वाली है। इसमें हम आपको हिमालय के संबंधित या हिमालय के विभाजन से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को भी साथ ही साथ बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हिमालय का विभाजन फ्रेंड्स हम दो आधार पे कर सकते हैं। पहला आधार इसका है, हम दो आधार पे हिमालय का विभाजन कर सकते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए, एक करते हैं हम श्रेणियों के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम करते हैं प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर, ठीक है। प्रादेशिक आधार पर भी हम जो है हिमालय का, यानी दो आधारों पर हम हिमालय का विभाजन करते हैं। तो हम जो है जानते हैं, देखिए, अगर हम बात करते हैं श्रेणियों के आधार पर हिमालय के विभाजन की, तो श्रेणियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जो है तीन प्रकार से हम करते हैं या तीन रूपों में करते हैं। देखिए, पहला है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और तीसरा है आपका पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। तो हिमालय का डिवीजन हमने किया दो आधार पर, पहला है श्रेणियों के आधार पर और दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। श्रेणियों के आधार पर हम तीन भागों में उसका जो है विभाजन करेंगे, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। तो चलिए हम इसमें जो है सीरियल वाइज या क्रमवार हम जानेंगे कि भाई ट्रांस हिमालय कहाँ है, ट्रांस हिमालय की ये अवस्थिति कहाँ है, वो कहाँ लोकेट करता है। तो बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय की दोस्तों। तो ट्रांस हिमालय हमारा सबसे उत्तर में स्थित है। हमें ट्रांस हिमालय के विषय में आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय के जो है उत्पत्ति के विषय में एक तथ्य आप जान लीजिए। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है तो वो वलित पर्वत नहीं है। जब दो प्लेटें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, भारतीय प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर हुई। भारतीय प्लेट चूंकि भारी थी तो वो नीचे धंस गई और यूरेशियन प्लेट चूंकि हल्की थी तो ऊपर उठ गई। तो जो भारी प्लेट नीचे धंसी, यानी भारतीय प्लेट नीचे धंसी, जब वो नीचे गई तो नीचे जो है टेम्परेचर ज़्यादा था और वो जो प्लेट थी वो मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। और वही जो मैग्मा जो है किसी माध्यम से मतलब बाहर आया और उसने ही जो है एक ज्वालामुखी आर का रूप ले लिया और वही कहलाए ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है फ्रेंड्स सबसे उत्तर में स्थित है। हम यहां पर बता रहे हैं आपको, देखिए ट्रांस हिमालय यहां पर स्थित है। ट्रांस हिमालय ये जो है, अब जो ट्रांस हिमालय के विषय में आप जान लीजिए, जो ट्रांस हिमालय है फ्रेंड्स वो जो है चार श्रेणियों का एक सम्मिलित रूप है। तो जो पहला जो इसका रूप है तो ये है काराकोरम, काराकोरम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काराकोरम। और दूसरी जो काराकोरम के जस्ट नीचे एक श्रेणी और है, जो है एक पर्वत श्रेणी और है, और ये कहलाएगी आपकी लद्दाख श्रेणी। हम यहां पर श्रेणी नहीं लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। तो ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के नीचे ही एक और जो है आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, ये, और ये जो है पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है जास्कर। लद्दाख श्रेणी के पैरेलल यानी उसके समांतर एक पर्वत श्रेणी और है यहां पर, ये वाली पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी कहलाती है कैलाश। क्या कहलाएगी, कैलाश। इन तीनों यानी चारों पर्वतों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। इन चारों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय के विषय में आप लोग एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स, जो ट्रांस हिमालय है ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। जो यूरेशियन प्लेट मैंने आपको बताई थी ये उसका भाग है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को कई जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जो है पार हिमालय कहा जाता है, इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है, यानी अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो ट्रांस हिमालय है वो 4 जो है श्रेणियों का जो है सम्मिलित रूप है। तो पहली श्रेणी इसमें क्या आई थी? पहली आई थी काराकोरम, काराकोरम। दूसरी थी लद्दाख, तीसरी थी जास्कर और चौथी थी कैलाश। ठीक है, ये हमने जाना। पहले हम आपको एक सीरीज वाइज बता देते हैं, उसके बाद एक एक जो है श्रेणियों के हम आपको जो है थोड़ा बहुत विस्तार से बताएंगे। हालांकि चूंकि ये हिमालय का विभाजन है तो इसमें हम सिर्फ जो है कुछ चुनिंदा बातें ही बताएंगे। जब अगली क्लासेस में हम जैसे कि ट्रांस हिमालय लेके आएंगे, महान हिमालय लेके आएंगे, मध्य हिमालय लेके आएंगे, शिवालिक लेके आएंगे, उसमें डीपली एक एक पॉइंट को बताया जाएगा। इसमें सिर्फ हम आपको ओवरव्यू देना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सारी चीज़ें इसमें नहीं बताई जाएंगी। तो ट्रांस हिमालय चूंकि ये हमने आपको बता दिया, ट्रांस हिमालय हो गया। अब बात करते हैं मुख्य हिमालय की। मैंने यहाँ पर देखे मुख्य हिमालय यानी ट्रांस हिमालय का हमारा जो ये है ये हमारा पूरा हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब मुख्य हिमालय की बात की जाएगी जो है फ्रेंड्स। तो देखिए मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य हिमालय को हम 3 जो है भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं, या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है आप देखते जाइए। देखिए पहला इसमें है महान हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे जो है हम हिमाद्री भी कहते हैं, या इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो महान हिमालय हो गया। दूसरा हो जाएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी भाषा में हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है शिवालिक। ठीक है, तो ये सब जो है मुख्य जो है हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब मुख्य हिमालय की बात करते हैं तो महान हिमालय की उत्पत्ति यहां से होती है। देखिए यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है उसका? नंगा पर्वत। और यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा तक इस तरीके से एक जो है श्रृंखला है, एक जो है पर्वतों की श्रृंखला है पूरा इस तरीके से। एक पर्वतों की श्रृंखला, और यही कहलाती है आपकी महान हिमालय। क्या कहलाएगी? महान हिमालय। ठीक है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, यानी लिख देते हैं महान हिमालय। तो यानी नंगा पर्वत से लगा करके यहां पर एक पर्वत है जिसका क्या नाम है? नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा तक एक हिमालय की एक श्रृंखला फैली हुई है, और वो कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है जो है महान हिमालय। ठीक है, नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है ऊंचाई भी यहां लिख देते हैं 8,126 मीटर। ठीक है, 8,126 मीटर। और नामचा बरवा की जो ऊंचाई है तो वो है 7,756 मीटर। ठीक है, मीटर हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका महान हिमालय। बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय उसके जस्ट नीचे ही जो है असतत अवस्था में फैला हुआ है। जो मध्य हिमालय की बात करेंगे तो मध्य हिमालय जो है फ्रेंड्स, तो वो मतलब इस तरीके से नहीं, ये पूरा जो है एक सीरियल से ही है, लेकिन जो मध्य हिमालय है वो बीच बीच से कटा हुआ है, क्योंकि जो नदियां यहां से प्रवाहित होती है हिमालय से, उन्होंने उसको बीच से काट दिया है। तो असतत अवस्था में फैला हुआ है जो है, अब यहां से ही स्टार्ट होता है जो है मध्य हिमालय। जो हम बना रहे हैं देख लीजिए, ये क्या है? तो ये बीच में कटा हुआ है जो है,
ये बीच बीच में जो है कटा हुआ है हिमालय। बीच में कटा हुआ है, इसको जो है इसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है मध्य हिमालय। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय कहा जाता है इसको। और मध्य हिमालय के जस्ट थोड़ा नीचे यानी यहां से एक पर्वतों की और श्रृंखला है पाई जाती है यहां पर। तो ये जो नीचे जो पाई गई है ये एक हिमालय की ये श्रृंखला, और ये कहलाती है शिवालिक, शिवालिक कहलाती है। ठीक है, तो यानी इसमें तीनों हो गए। पहला हो गया महान हिमालय ऊपर वाला, नीचे हो गया आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय या फिर शिवालिक, ये तीनों हो गए। अब बात करते हैं यहां पर, यानी ये हो गया और ये हो गया। अब पूर्वोत्तर हिमालय की बात करते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर साइड में, पूर्वोत्तर ये जो एरियाज है ये आता है पूर्वोत्तर हिमालय। मतलब इसमें एक्चुअली ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा पूर्वोत्तर हिमालय। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, ये कहलाएगा पूर्वोत्तर। अब पूर्वोत्तर हिमालय में एक्चुअली क्या है, इसमें ये जो पूर्वोत्तर हिमालय है कई कई जो है छोटी छोटी जो है पहाड़ियों में विभक्त है। जैसे कि नागा पर्वत, मिजो पर्वत, मणिपुर पर्वत, इस प्रकार की जो है इसमें कई सारी जो है इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से, इस तरीके से छोटी छोटी पहाड़ियां जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गारो खासी जयंतिया करके जो है पहाड़ियां हैं यहाँ पे। तो जो ये पूर्वोत्तर साइड में जो ये छोटी छोटी जो है पहाड़ियां हैं यही कहलाती है पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, तो यानी इसमें जो है हमने आपको ये पूरा एक इसका पूरा एक हल्का जो है बता दिया है कि किस इस तरीके से जो है प्रादेशिक हिमालय के आधार पर हम बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम इसके विषय में देख लेते हैं। तो जो है हमने जान लिया कि कुछ इस तरीके से जो है हिमालय का विभाजन हुआ है। अब हम एक एक चीज को आराम से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक जो है ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करके पूर्वोत्तर हिमालय को एक थोड़ा सा डीपली, मतलब थोड़ा सा आगे के क्लास में हम जब पढ़ाएंगे आपको उसमें तो बहुत डीपली होगा, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा जो है ओवरव्यू देने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। तो चलिए ये मैं मिटा देता हूं और हम बात करते हैं धीरे धीरे एक एक चीज की। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। यहां पे ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, हम हिंदी में ही लिख देते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, एक एक चीजें ट्रांस हिमालय के विषय में जानते हैं। पहले देखिए ट्रांस हिमालय जो है, तो पहली बात ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका भाग है? ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। और इस ट्रांस हिमालय पर ही जो है एक जो ऊपर इसकी जो पर्वत चोटी है उसका नाम है काराकोरम, और काराकोरम पे ही एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है K2। इसे K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन भी एक गॉडविन ऑस्टिन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चोटी की जो है खोज की थी। इसी के लिए जो है इसको क्या कहा जाता है? K2 जो है कहा जाता है। ये जो है K2 गॉडविन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो यहाँ का, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्र जो है तो
कब्जे में है जो है पाकिस्तान के, तो इसी के लिए ये भारत की मुख्य चोटी नहीं होगी, क्योंकि इस पर जो है भारत का अधिकार अब नहीं है, भारत का अधिकार इस पर नहीं है, अधिकार है इस पर पाकिस्तान का। तो केटू जो है ये जो है तो पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है। तो ये इसकी जो हम ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो है ये जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो है ये इसके अधिकृत आता है, ये अधिकृत आता है पीओके के। तो सबसे एक चोटी पाई जाती है केटू, और ये किधर है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहां हम जो है लिखते जाते हैं इसको, यानी केटू गॉडविन ऑस्टिन यहीं पे सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं इसका कि ये इसे यानी ट्रांस हिमालय को इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। हम नीचे आएंगे दोस्तों तो एक लद्दाख श्रेणी में एक माउंटेन रेंज, एक पर्वत चोटी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर लद्दाख में एक पर्वत चोटी देखने को मिलेगी आपको, इसका नाम है राकापोशी। क्या नाम है इसका, राकापोशी पर्वत श्रेणी जो है तो ये एक जो है सबसे ज्यादा खड़ी ढाल की जो है पर्वत चोटी है, मतलब इस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये खड़ी ढाल की चोटी होती है इस तरीके से, एकदम ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा है, यानी इस पे खड़ा जो होना एकदम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,788 मीटर, 7,788 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, और सबसे खड़ी ढाल की पर्वत चोटी है। इस पे जो है चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और काराकोरम पे ही जो है आपको, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी, इस पे कई जो है आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है वियाफो, बालतोरा, हिस्पर और सियाचिन। तो ये 4 ग्लेशियर इस पे आपको देखने को मिलेंगे। इस पे जो है यहां हम लिख देते हैं, काराकोरम श्रेणी में 4 प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं, 4 प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। चार प्रमुख इसमें आपको ग्लेशियर स्थित हैं, और लद्दाख श्रेणी में स्थित राकापोशी चोटी सबसे खड़ी ढाल की चोटी है। ठीक है, इतना हमने इसके विषय में जान लिया। सबसे खड़ी ढाल की चोटी कौन सी है, राकापोशी पर जो है लद्दाख श्रेणी में स्थित राकापोशी है। तो ये हमने ट्रांस हिमालय के विषय में जान लिया। अब हम जानेंगे हिमालय के विषय में। स्टार्ट करते हैं हिमालय, यानी हिमालय में मतलब मुख्य हिमालय। तो यहां पर हम लिख देते हैं मुख्य हिमालय, या फिर मुख्य हिमालय के अंतर्गत हम क्या करेंगे, महान हिमालय देखेंगे, महान हिमालय। ठीक है,
महान हिमालय। देखिए महान हिमालय के विषय में जान लीजिए। महान हिमालय मैंने आपको पहले ही कहा कि महान हिमालय जो है स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरुआ तक। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक है। नामचा बरुआ तक है, ठीक है। इसका विस्तार कहां है, यानी नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरुआ तक, ये हमने जाना। दूसरी बात और जान लीजिए इसके विषय में आप कि नंगा पर्वत से लगाकर नामचा पर्वत तक तो फैला ही है, साथ ही साथ यहां से एक नदी गुजरती है, यहां से तिब्बत से एक नदी गुजरती है, एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इस तरीके से नदी गुजरती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जहां पर ये एक लद्दाख के पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है, उसको ये काटती हुई एक गार्ज का निर्माण करती है, एक गार्ज का, गहरे गार्ज का निर्माण करती है और उस तरीके से फिर पाकिस्तान होते हुए जाकर के जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो इस नदी, यानी इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो सिंधु नदी के गार्ज से लगा करके एक ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ गिरती है, एक ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ गिरती है और यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है। तो यहाँ तक ये भी समझ सकते हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र जो है सिंधु नदी के गार्ज से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक जो है पूरा हिमालय फैला हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंधु नदी के गार्ज से, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक, ठीक है। तो यानी यहां तक गार्ज क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए एक होता है घाटी होती है, आपने पहाड़ देखा होगा तो दो पहाड़ों के बीच में एक प्रकार से इस प्रकार के जो है पहाड़ है, तो वहां पर एक प्रकार की घाटियां होती होंगी, ये घाटी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, घाटी कहलाएंगी। और इस पे जो है मानव अपना रहवास बना लेते हैं। और एक जो है गार्ज होता है, गार्ज मतलब यह मान लीजिए दो पहाड़ ऐसे हैं, एक पहाड़ ऐसे है, एक पहाड़ ऐसे है, तो और एक पहाड़ जो इस तरीके से, तो बीच में देख लेंगे आप एक जो है हल्का सा ही जो है इस तरीके से एक क्षेत्र होता है, ये कहलाता है गार्ज। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गार्ज। गार्ज के माध्यम से सिर्फ जो है नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है, नदियां प्रवाहित होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये घाटी और गार्ज में ये अंतर है। तो यहां पर क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। सिंधु नदी का गार्ज जो है, अब यहां हम लिख देते हैं सिंधु नदी का गार्ज, सिंधु नदी का गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज है, ठीक है। लगभग इसकी जो इसकी गहराई है वो, इसकी गहराई गार्ज है और इसकी गहराई 5200 मीटर है। कितने मीटर है, 5200 मीटर है। ये कहां पर, ये बेसिकली देखिए ये है जो है सिंधु या गार्ज, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंधु नदी गार्ज लद्दाख में स्थित है। इसे लद्दाख में स्थित कहा जाता है, लद्दाख में स्थित है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये गिलगिट जो है बाल्टिस्तान में स्थित है। अगर व्यवहारिक रूप से कहां पे स्थित है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान में है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है इसमें। तो सिंधु नदी के गार्ज से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक जो है फैला हुआ है हमारा जो है महान हिमालय। और अगर दूसरी शब्दों में कहा जाए तो नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक। कुछ और जो है इसको आप नोट करते जाइए, कुछ और हम जो है इसमें लिख देते हैं चीजें जो है हिमालय के, महान हिमालय के विषय में। देखिए महान हिमालय की जो औसत लंबाई है, यहां पर हम औसत लंबाई की चर्चा करेंगे। जो है औसत इसकी जो लंबाई है, यहां पर हम लिख देंगे इसकी औसत लंबाई
महान हिमालय की औसत लंबाई जो है, तो वो फ्रेंड्स 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। औसत लंबाई की बात करें तो इसकी यहां से लगा करके यहां तक जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करते हैं हम, इसकी औसत चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो औसत चौड़ाई है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो है 40 किलोमीटर। कितनी है? 40 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई कितनी? 40 किलोमीटर है। अगर बात करें इसकी औसत जो है ऊंचाई की, यानी इसमें इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 किलोमीटर। ठीक, इसकी जो औसत हम ऊंचाई की बात करेंगे तो है वो 6100 किलोमीटर। और ये जो इसमें विश्व की सारी ऊंची चोटियां इसी जो है महान हिमालय पर स्थित है। विश्व की जितनी सारी ऊंची चोटियां हैं वो सारी कहां पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं आपकी महान हिमालय में। सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला भी जो है हिमालय को माना जाता है। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया भी था कि जो है देखा जाए तो जो है सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और दूसरे नंबर पे आती है जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो पहले नंबर पे एंडीज है और दूसरे नंबर पे हिमालय है। तो बात करते हैं हम वहां औसत, इसकी मैंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की है। और विश्व की सारी ऊंची जो है चोटियां यहां पाई जाती हैं। और यहां लिख देते हैं, और विश्व की सारी ऊंची चोटियां यही पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम यहां देख लेते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। दूसरा कंचनजुंगा। ठीक है, अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, मकालू। ठीक है, कामेत, धौलागिरी, नामचा बरवा, इस प्रकार की जो पर्वत चोटियां हैं वो कहां पाई जाती हैं? वो महान हिमालय में पाई जाती हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है वो? माउंट एवरेस्ट है, यहाँ नेपाल रीजन में पाया जाता है। यहाँ पर एक जो है माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर कुछ चुनिंदा ही बताएंगे आपको हम। यहाँ पर एक पर्वत चोटी पाई जाती है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 है मीटर है। लेकिन ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अब इसकी ऊंचाई बढ़ करके जो है 8850 हो गई है। इसकी ऊंचाई जो है बढ़ रही है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो भारतीय प्लेट है वो अब भी जो है तो यूरेशियन प्लेट की ओर 2 सेंटीमीटर पर ईयर की जो है कि दर से बढ़ रही है, जिससे हिमालय में उत्थान हो रहा है, हिमालय जो है बढ़ रहा है। तो इसी के लिए हिमालय जो है की ऊंचाई जो है बढ़ रही है। अब लगभग इसकी जो ऊंचाई हो गई है वो 8850, लेकिन ऑफिशियल डेटा अभी नहीं आया है। अभी आपको कई पुस्तकों में सिर्फ जो है 8848 ही देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो है ऊंचाई 8850 वैज्ञानिकों के द्वारा कही भी गई है। और जब इसकी ऊंचाई की जो है इसकी जो माप होगी तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहीं पर जो है ये है। और दूसरा यहीं पर एक और पर्वत मैंने आपको बताया था, कंचनजुंगा भी यहीं पे है, सिक्किम में पड़ता है। यहाँ पर एक पर्वत है कंचनजुंगा, हम यहाँ लिख देते हैं कंचनजुंगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बताई थी 8598 मीटर।
तो इसी तरीके से जब हम महान हिमालय पढ़ाएंगे पूरा जो है, तब इसको और डीपली इसमें जो प्रमुख चोटियां होंगी उसके विषय में बताएंगे। अभी जो है कुछ प्रमुख चोटियों के विषय में ही आपको हम बता रहे हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, जो है हम आगे लिखें, क्योंकि जो है बोर्ड में थोड़ा जगह की शॉर्टेज है तो पूरा चीज़ें समाहित नहीं हो पाएंगी। तो ये जो है इसमें जैसे माउंट एवरेस्ट जो और कंचनजुंगा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, मकालू, कामेट, धौलागिरी चीज़ें पाई जाती हैं। तो और भी इसमें हम कुछ चीज़ें और भी बता देते हैं आपको। महान हिमालय में, मैं यहां लिख देता हूं, महान हिमालय में ही बात कर रहे हैं। महान हिमालय में कई दर्रे भी पाए जाते हैं, दर्रे भी पाए जाते हैं, ठीक है। दर्रा का मतलब क्या होता है? दर्रा का मतलब, दर्रे को अंग्रेजी में पास कहते हैं। दर्रा का मतलब होता है कि यानी दो पहाड़ों के बीच में आवागमन का एक रास्ता। मान लीजिए ये पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ है, तो ये पहाड़ है, तो इनके बीच में जो एक खुली जगह होती है एक प्रकार से, जिससे जो है आवागमन होता है, वही कहलाता है दर्रा, ठीक है। ये दर्रा कहलाता है। तो इसमें कई जो है आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। हम यहां लिख देते हैं, जैसे जोजिला, नाथूला, ठीक है, थागाला, बोंदीला, इस प्रकार के आपको दर्रे भी देखने को मिलेंगे। दर्रा मैंने आपको बता दिया कि दर्रे क्या होते हैं बेसिकली, तो दर्रे मैंने आपको बता दिया है इसमें। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको महान हिमालय में, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इसमें रह गई होंगी, उसको जब हम महान हिमालय लेके, जब एक चैप्टर लेके आएंगे, एक क्लास लेके आएंगे महान हिमालय की, उसमें सारी चीज़ें बताने का आपको प्रयास किया जाएगा। अभी सिर्फ महान हिमालय के विषय में आप ये जान लीजिए कि जो इसकी जो महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। बात की जाए अगर तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन K2 गॉडविन ऑस्टिन एक्चुअली है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो उस पे जो है हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। तो अगर शुद्ध रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो वो हो जाएगी आपकी कंचनजुंगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया महान हिमालय को। अब हम समझेंगे मध्य हिमालय के विषय में। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग भी इसको क्या करिए, नोट करते जरूर जाइए। यहां पर हम लिख देते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में लेसर हिमालय भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, वो असतत अवस्था में है, यानी एक तरीके से पूरा नहीं है, वो बीच बीच में कटा हुआ है। कैसे कटा हुआ है? नदियों ने उसको काट दिया है। जब नदियां यहाँ से हिमालय से निकली तो उन्होंने जो है गार्ज बनाया, और गार्ज के माध्यम से दो श्रेणियों को बीच से विभक्त कर दिया। तो समझ लेते हैं इसके विषय में हम कि इसकी जो सबसे पहली बात यह है कि असतत अवस्था में, यानी मध्य हिमालय में लिख देते हैं मध्य हिमालय असतत अवस्था में है, ठीक है, असतत अवस्था में है। क्योंकि नदियों के द्वारा उनको कहीं कहीं पर काट दिया गया है, कहीं पर बीच से काट दिया गया है, ठीक है, बीच से काट दिया गया है उनको। बात करते हैं
कि मध्य हिमालय की लंबाई कितनी है, इसकी औसत की बात करेंगे तो यहां लिख देते हैं इसकी औसत लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है 1300 से लगा करके 5100 मीटर तक। ठीक है, 1300 से लगा करके 5100 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। बात करते हैं मध्य हिमालय की, अगर हम इसको विस्तृत रूप से, तो मध्य हिमालय में आपको कई सारे पर्वत देखने को मिलेंगे। कई सारे पर्वत हैं, लेकिन हम जो है स्पेशली 4 पर्वतों के विषय में करेंगे। तो इसमें 4 पर्वत पाए जाते हैं। इसमें 4 पर्वत पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। प्रमुख 4 पर्वत, यहां पर हम प्रमुख की चर्चा करेंगे। 4 पर्वत, प्रमुख 4 पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पर्वत 4 हैं तो हम देख लेते हैं उनके विषय में। देखिए, पहला जो इसमें पर्वत है वो है पीर पंजाल। ठीक, दूसरा है धौलाधर, दूसरा है नागटिब्बा, तीसरा है मसूरी की पहाड़ियां। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और मसूरी की पहाड़ियां भी इसमें पाई जाती हैं। चौथा हो जाएगा मसूरी की पहाड़ी। और 5 इसमें जो है 4 पहाड़ी है इसमें, लेकिन एक और है इसमें, हो जाएगा आपका महाभारत। क्योंकि जो है नागटिब्बा और मसूरी की पहाड़ियां एक ही मतलब सम्मिलित रूप से पड़ती हैं, तो इसमें हो जाएगा महाभारत। यानी 5 इसमें हो गए, क्योंकि जो ये दोनों है ये एक ही मतलब उसमें आती हैं। तो पीर पंजाल जो आ जाएगा वो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। धौलाधर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। नागटिब्बा और जो है मसूरी की पहाड़ी आपकी पड़ती है जो है उत्तराखंड में। और महाभारत श्रेणी पड़ती है आपकी नेपाल में। ठीक है, और इसमें जो है देखेंगे तो इसमें कई सारे जो है पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल क्षेत्र भी इसमें है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है रोपवे की सहायता से लोग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जो है आवागमन करते हैं। बढ़िया है, जो है टूरिस्ट के लिए, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जो स्थान है ये, काफ़ी उम्दा स्थान है ये। और इसमें कई सारी घाटी भी देखने को मिलती हैं। घाटी एक है इसमें कश्मीर की घाटी, और दूसरी है कुल्लू की घाटी। ये चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं हम शिवालिक की। नीचे का जो सबसे शिवालिक की बात करते हैं, तो शिवालिक यहां हम लिखते हैं शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और इसे जो है सबसे नवीनतम, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कहा जाता है। ठीक है, यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। साथ ही साथ यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग भी है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें, औसत लंबाई की बात करें तो ये है 2400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी औसत
चौड़ाई की बात करें, औसत चौड़ाई की बात करें तो वो है 45 किलोमीटर। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो हो जाती है आपकी 1300 मीटर। ठीक है। इसे कई जो है स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। इसे कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे जो है जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू की पहाड़ी कहा जाता है। जम्मू की पहाड़ी कहा जाता है। इसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसे डुंडुवा हिल कहा जाता है। ठीक है। नेपाल में इसे चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है, चुरिया मुरिया। और अरुणाचल प्रदेश में इसे मिरी, डफला और अभोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें शिवालिक के विषय में हो गई। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर हिमालय की। पूर्वोत्तर हिमालय की बात करते हैं कि इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए पूर्वोत्तर हिमालय जो है, तो जब ये पूरा जो हिमालय है ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से पतला होता जाएगा और फिर इस तरीके से पिन के जो है एक प्रकार से बैंड हो जाएगा, एक प्रकार से मुड़ जाएगा। इस तरीके से जो है ये मुड़ जाएगा यहाँ पर, और उस तरीके से फिर इस तरीके छोटी छोटी पहाड़ियों में विभक्त हो जाएगा। तो जो पूर्वोत्तर हिमालय है इसमें कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहली बात, जो पूर्वोत्तर हिमालय है यह भारत और म्यांमार के मध्य विभाजक का काम करता है, विभाजक का कार्य करता है। इसमें कई सारी पहाड़ियां हैं। ठीक है। जैसे नागा पर्वत, मीजो पर्वत और मणिपुर पर्वत। ठीक है। इसे म्यांमार में अराकान योमा के से जाना जाता है। ठीक है। अराकान, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी नागा पर्वत पर स्थित सारामती है। ठीक है। ये जो है बात हो रही है इसकी, ये बात हो रही है जो है पूर्वोत्तर हिमालय की। ठीक। तो यानी इसमें अब तक हमने जो है इतनी चीजें आपको बताई हैं। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, इसका बात करते हैं प्रादेशिक विभाजन। ठीक है। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम इसके बात करते हैं। देखिए प्रादेशिक विभाजन के आधार पर एक जो है
महान जो है वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है सर जीएस बुराड। तो जीएस बुराड ने जो है प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सर जीएस बुराड ने प्रादेशिक आधार पर कितने हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। देखिए जो पहला है वो है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। ठीक, कितना कौन सा हिमालय? असम हिमालय। इतने भागों में जो है सर जीएस बुराड ने इसको बांटा है। अब हम बात करते हैं कि कौन जो है किन किन नदियों के मध्य जो है तो इसको बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर सर जीएस बुराड ने बांटा था, लेकिन उन्होंने नदियों के आधार पर भी इसको बांटा था। तो हम उसको जानने का यहां पर प्रयास करेंगे। तो ये मिटा देते हैं, बात करते हैं हम एक एक, तो यहां एक एक लिख देते हैं यहां पर। इसे मान के चलिए, एक हम पहला जो है पंजाब हिमालय की बात करते हैं। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो पंजाब हिमालय की जो एक यहां पे मैंने आपको बताया कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी। और यही से एक नदी गुजरती है, यही से ही एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सतलज, ठीक है। तो सिंधु नदी से सतलज के बीच का जो जो पूरा नेपाली जो हिमालय क्षेत्र है वो कहलाएगा जो है, ये कहलाएगा आपका पंजाब हिमालय। ये क्या कहलाएगा? पंजाब हिमालय कहलाएगा। यानी बात करते हैं इसकी तो सिंधु से सतलज, ठीक है, सिंधु से सतलज, यहां से लगाकर यहां तक क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पंजाब हिमालय, ठीक है। बात करते हैं अब हम कुमाऊं हिमालय की। यहां पे लिख देते हैं हम कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय हम कैसे यहां पे, तो यहां से यानी सतलुज, ये नदी कौन सी हमने बताई थी आपको? सतलुज, सतलुज। तो सतलुज से यहां लगाकर यहां से एक नदी और प्रवाहित होती है इस तरीके से, जिसको कहते हैं काली। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी काली। तो सतलुज से लगाकर के काली तक का जो ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहलाएगा आपका कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो सतलुज से सतलज से काली, ठीक, सतलज से काली, ये हो गया। फिर बात करते हैं नेपाल हिमालय की। किसकी बात करेंगे? नेपाल हिमालय की, कि भाई नेपाल हिमालय कहां से जो है कहां से कहां तक है। तो नेपाल हिमालय बात करेंगे कि नहीं, काली से लगा करके यहां पर एक नदी और जो है बहती है यहां से यहां पर, और उस नदी का नाम है तीस्ता। क्या नाम है उसका? तीस्ता। तो काली से लगा करके तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा आपका नेपाल हिमालय। क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय, ठीक है, वो नेपाल हिमालय कहलाएगा। तो यहां हम लिख देते हैं कि काली से तीस्ता तक, ठीक है। यहां हम हिमालय भी लिख देते हैं इसके विषय में, ओके। काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय हो गया। और जो आखिरी हमारा हिमालय बचा तो वो है असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। कि असम हिमालय कहां तक है? असम हिमालय, तो असम हिमालय के देख लीजिए कि तीस्ता से लगा करके यहां पर एक नदी मैंने आपको बताई थी, ये नदी ये क्या थी? ये थी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो है तीस्ता से लगा करके ये नदी क्या मैंने बताया था आपको? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो तीस्ता से लगा करके, तीस्ता से लगाकर ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है, तीस्ता से लगाकर ब्रह्मपुत्र तक
जो पूरा जो हिमालय क्षेत्र है वो कहलाएगा आपका असम हिमालय। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका असम हिमालय। तो कुछ इस तरीके से जो है हमने आज हिमालय का जो है विभाजन पढ़ा है, श्रेणियों के आधार पर और जो है प्रादेशिक आधार पर। अगली क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट से पढ़ेंगे, यानी यहाँ से, ये ट्रांस हिमालय से। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी ट्रांस हिमालय, और उसी के माध्यम से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे पूरा। अगर आप सब जो है सेल्फ स्टडी करते हो तो एक किताब आती है, ये माजिद हुसैन की, जो है माजिद हुसैन ने लिखा है भारत का भूगोल। ये जो है नवा संस्करण है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये किताब आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसको अगर आप सबके पास नहीं है तो ये किताब मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया किताब है ये। इसको भी मैं भी इसको ही पढ़ा, जो है मैंने भी इसको पढ़ा है। जब मैं जो है यूपीएससी की तैयारी करता था तो मैंने इसको पढ़ा था, बढ़िया किताब है ये। तो ये किताब आप लोग मंगा लीजिए और इसी से जो है अनुसार अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।